हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज अपने करेंगे ऑर्गेनिक कार्बन का प्रैक्टिकल कि जो मिट्टी होती है, मृदा जो होती है, सॉइल जो होती है, उसके अंदर से कैसे ऑर्गेनिक कार्बन ज्ञात किया जाता है। वाकल एंड ब्लैक मेथड जो होता है उसके द्वारा कैसे अपने ऑर्गेनिक कार्बन ज्ञात करते हैं। तो उस प्रैक्टिकल को लेबोरेटरी में कैसे किया जाता है वो पूरा पूरा अपने समझेंगे। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो भी समझेंगे। इस प्रैक्टिकल के अंदर सबसे पहले इसका प्रिंसिपल आता है, फिर इसके अंदर इक्विपमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, फिर रिएजेंट्स आते हैं यानी अभिकर्मक आते हैं, फिर प्रोसीजर आता है कि इस प्रकार से इसका प्रोसीजर पूरा मेथड क्या है, फिर ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन और लास्ट के अंदर इसके अंदर आता है इसका रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं इसके प्रिंसिपल से कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वाकल एंड ब्लैक मेथड जो होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, इसके प्रिंसिपल में क्या करते हैं, अपने क्या करते हैं, 1 ग्राम मिट्टी लेते हैं अपने, ठीक है, उसके अंदर डाला जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन यानी K2Cr2O7। K2Cr2O7 क्या करता है, ऑर्गेनिक कार्बन का डिकम्पोजिशन करता है और उसके अंदर हीट पैदा करने के लिए उसमें डाला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब क्या होगा कि जो K2Cr2O7 डाला था वो इसके ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करेगा। डिकम्पोजिशन होगा तो उससे क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, उसके अंदर फिर क्या अपने लिखेंगे सिद्धांत में कि जितना रिमेनिंग K2Cr2O7 रह जाता है उसका अपने क्या कर लेते हैं, टाइट्रेशन करवा लेते हैं। किसके द्वारा, FAS के द्वारा, फेरस अमोनियम सल्फेट के द्वारा। फेरस अमोनियम सल्फेट के द्वारा टाइट्रेशन कराएंगे तो क्या होगा कि जितना K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में यूज हो गया, वो तो हो गया, बाकी जो रिमेनिंग रह जाता है वो FAS बता देता है कि इसके अंदर इतना आपका K2Cr2O7 है और उससे अपने को पता लग जाता है कि कितना ऑर्गेनिक कार्बन जो है सॉइल के अंदर था। ये इसका होता है प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। उसके बाद में आता है इसके अंदर इक्विपमेंट्स यानी कौन कौन से उपकरण जो है वो उपयोग किए जाते हैं। देखिए, उपकरण की जब बात आएगी तो उपकरण के अंदर अपने क्या लिख सकते हैं, एक तो ब्यूरेट स्टैंड हो गया, ब्यूरेट हो गया, पिपेट हो गया, मेजरिंग सिलेंडर हो गया, बीकर हो गया और आपके कीप होगी। ये सारे आप इसके अंदर इक्विपमेंट्स ले सकते हो, ब्यूरेट, पिपेट, मेजरिंग सिलेंडर, बिकर, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क। इसके अंदर 500 ml का कॉनिकल फ्लास्क लिया जाता है। तो ये तो आ गए आपके इक्विपमेंट्स। अब आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, अभिकर्मक रिएजेंट्स। अब रिएजेंट्स जब भी आप लिखोगे तो इसके अंदर आपको इसकी क्या है, नॉर्मेलिटी भी याद रखनी पड़ती है। रिएजेंट्स के अंदर हमेशा नॉर्मेलिटी का खेल ही चलता है। यदि नॉर्मेलिटी का आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपका प्रैक्टिकल गलत भी हो सकता है। जो चीज कंसंट्रेटेड होती है उसका कभी भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उसका हमेशा बचाव रखना है। यानी जैसे मान लो इस प्रैक्टिकल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जैसे यूज होता है, वो कंसंट्रेटेड यूज होता है, तो उस चीज का ध्यान रखना है कि अपने हाथ के ना लगे। यदि हाथ के लग जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, जलन भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेटेड है वो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके अंदर रिएजेंट्स जो है अभिकर्मक कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो पहला रिएजेंट्स आता है इसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जिसका फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7। K2Cr2O7। ठीक है, और इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होती है, 1 नॉर्मेलिटी होती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी होती है, 1 नॉर्मेलिटी होती है। दूसरा इसके अंदर जो केमिकल या रिएजेंट या अभिकर्मक यूज किया जाता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। वो कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो इसमें यूज होता है वो कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है। थर्ड इसके अंदर जो रिएजेंट उपयोग किया जाता है वो होता है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है वो भी कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड वो भी कंसंट्रेटेड है और ऑर्थोफॉस्फोरिक जो H3PO4 लिया वो भी क्या है, कंसंट्रेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका रिएजेंट्स आता है वो आता है आपका FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या आता है आपका, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी होती है, 0.5 नॉर्मेलिटी होती है। कितनी होती है, 0.5। और लास्ट के अंदर इसके अंदर रिएजेंट्स में अपने एक और लिखते हैं DPA, डाइफिनाइल एमीन इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन सा यूज किया जाता है, DPA यूज किया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपने बोलते हैं। और पूरा नाम क्या होता है इसका, डाइफिनाइल एमीन इंडिकेटर। तो कौन कौन से रिएजेंट्स यूज हुए, सबसे पहला होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन K2Cr2O7 1 नॉर्मेलिटी का। दूसरा इसके अंदर होता है यूज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, H3PO4 कंसंट्रेटेड होता है। तीसरा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 वो भी कंसंट्रेटेड होता है। चौथा इसमें यूज होता है FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी होती है, 0.5 नॉर्मेलिटी होती है। और लास्ट आता है आपका जो DPA, डाइफिनाइल एमीन इंडिकेटर, जो क्या होता है आपका इंडिकेटर के अंदर यूज होता है। तो ये हो गया आपके सारे के सारे रिएजेंट्स। उसके बाद में अपने क्या करते हैं कि प्रोसीजर आता है इसका। ये हो गया आपके रिएजेंट्स अभिकर्मक सारे। अब इसके अंदर प्रोसीजर आता है कि किस प्रकार से इसका प्रैक्टिकल किया जाता है, तो इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एक 500 ml का कॉनिकल फ्लास्क लेंगे।
कभी भी आप लेबोरेटरी के अंदर जब प्रैक्टिकल कर रहे हो तो सभी इक्विपमेंट को क्या करना है, वॉश करना है। मतलब मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले सारे इक्विपमेंट को वॉश करके रखा था। सबसे पहले एक 500 ml का कोनिकल फ्लास्क लेंगे, उसमें क्या करेंगे अपने 1 ग्राम मिट्टी डालेंगे। कितनी मिट्टी डालेंगे? 1 ग्राम मिट्टी डालेंगे। 500 ml का कोनिकल फ्लास्क लिया, इसमें कितनी मिट्टी डालेंगे? 1 ग्राम मिट्टी डालेंगे। उसके बाद में इसमें क्या डाला जाता है? 10 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, यानी K2Cr2O7 कितना यूज होएगा? 10 ml यूज होएगा। तो ये रहा पोटेशियम डाइक्रोमेट मेरे पास पड़ा था K2Cr2O7, इसमें से डालना मैंने 10 ml। इसमें 20 ml है टोटल, तो इसमें से मैं डाल दूंगा 10 ml। ये हो गया 10 ml, ठीक है। 10 ml डालने के बाद इसमें 20 ml डाला जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सबसे पहले क्या डाला? 1 ग्राम मिट्टी, उसके बाद में 10 ml इसमें क्या डाला? K2Cr2O7। अब इसमें डालेंगे 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड, जो कैसा होता है अभी? कंसंट्रेटेड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होगा? कंसंट्रेटेड होगा। तो इसके अंदर क्या अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि हाथ वगैरह के न लगे। तो इसमें अब अपने 20 ml यूज करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, जो कैसा होगा अपना? कंसंट्रेटेड होता है। ये हो गया आपका 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड। इसको भी इसके अंदर डाल देंगे अपने। अब क्या होगा? ये इसके अंदर हीट पैदा करता है, उष्मा पैदा करता है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे, और अब इसको क्या करेंगे? आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। सबसे पहले अपनों ने क्या डाला इसके अंदर? तो 1 ग्राम मिट्टी डाली, 10 ml इसके अंदर क्या डाल दिया अपनों ने? पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन डाल दिया, और 20 ml क्या डाल दिया इसके अंदर? सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, जो क्या था? कंसंट्रेटेड था। अब क्या होगा? K2Cr2O7 जो है वो इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देगा ऑर्गेनिक मैटर का। तो इसको अपने क्या करेंगे? आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब क्या है, जैसे मैंने बताया था ना, सल्फ्यूरिक एसिड किस लिए यूज होता है? हीट पैदा करने के लिए यूज होता है। तो अब ये देखना बिल्कुल गर्म हो जाएगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब ये देखो हाथ रगड़ना मुश्किल हो गया इसके लिए, ठीक है, इतना गर्म हो जाता है। अब क्या होगा? इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको अब करना होता है आधे घंटे का वेट, ताकि इसके अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन हो जाए। अब मैंने क्या किया था कि इसका डिकम्पोजिशन मेरे को पता है आधा घंटे लगेगा, और वीडियो को आधा घंटा थोड़ी तो चला सकते हैं, इसलिए मैंने आधा घंटा पहले ही जो है एक ऐसे सॉल्यूशन बना के रख रखा था कि जब करवाऊंगा प्रैक्टिकल तो बीच के अंदर सारा कुछ प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। अब जब आप लेबोरेटरी के अंदर खुद प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जैसे ये हो रहा है प्रैक्टिकल, तो इसको अपने रख देंगे, ये आधे घंटे का वेट होता रहेगा। तब तक अपने को लेनी होती है एक ब्लैंक रीडिंग। ब्लैंक रीडिंग के अंदर क्या होता है? सोइल का यूज नहीं किया जाता, सेम प्रोसेस रहेगी दोनों की, सिर्फ क्या है? सोइल का यूज नहीं होगा। मतलब अब इसके अंदर क्या डालेंगे? 10 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। अब इसमें 10 ml बचा हुआ है, K2Cr2O7 डाल दिया, ठीक है। अब इसमें डालेंगे 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये लो जी, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड था, और 20 ml अपने इसमें से ले लेंगे। ये लो जी, 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, और इसके अंदर इसको डाल दिया। अब देखो, जो ये वाला सैंपल था ना, इसके अंदर अपन ने 1 ग्राम मिट्टी डाली थी। इसके अंदर आधे घंटे का वेट करना पड़ता है, क्योंकि सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर था, उसका डिकम्पोजिशन होएगा। इसके अंदर अपन ने सोइल डाली नहीं, ये देखो CO2 गैस निकल रही है, ठीक है। इसके अंदर अपन ने क्या है, क्योंकि CO2 गैस इसलिए निकल रही है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत पहले का कोई वेस्ट तो क्या होता है, पर थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह कोई रह जाती है, वो होएगा। अब देखो, अब इसके अंदर आधा घंटा वेट नहीं करना होता, जो ब्लैक रीडिंग होती है इसमें आधा घंटा वेट नहीं करना। अब क्यों नहीं करना होता? क्योंकि इसके अंदर क्या सोइल है नहीं, तो डिकम्पोजिशन किसी का होना नहीं है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे? अपने डायरेक्ट टाइट्रेशन करेंगे। ये जो बिरेट के अंदर भरा हुआ है, ये आपका है FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.5 नॉर्मेलिटी है। तो अब ये जो ब्लैक रीडिंग थी इसको निकालेंगे। अब इसको निकालने से पहले क्या करते हैं अपने, इसके अंदर DPA डाला जाता है, डाइफिनाइल एमीन इंडिकेटर। अब ये भी नहीं डाले देंगे, क्योंकि वही चीज कि पूरा प्रोसेस सेम करना है। तो अब बीच में स्किप हो गया था, क्योंकि DPA दिख गया मेरे को, DPA नहीं डालेंगे पहले। 1 ग्राम उसमें तो हो गया वो, चलो एक बार आधे घंटे का वेट हो रहा है। इसमें देखो 10 ml क्या डाला? पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन डाला, 20 ml डाल दिया इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद इसमें डाला जाता है 10 ml ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसलिए अपने इसको एक बार वॉश कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी केमिकल यूज करें पहले वॉश कर लेते हैं। इसके बाद में इसमें डालना होता है आपका 10 ml ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, कौन सा? H3PO4। ये रहा 10 ml ले लिया, और इसके अंदर क्या ऐड करते हैं? 200 ml डिस्टिल वाटर।
कितना ml? 200 ml डिस्टिल वाटर। ब्लैंक रीडिंग कर रहे हैं अभी, वो तो एक बार चल रही है, उसमें अभी डिकम्पोजिशन हो रहा है, आधे घंटे का वेट हो रहा है उसके अंदर। इसके अंदर अपन ने क्या डाला अभी तक? सिर्फ 10 ml सल्फ्यूरिक, सॉरी 10 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड। अब ब्लैंक रीडिंग है तो इसके अंदर अपने वेट करना नहीं है, इसलिए इसके अंदर अपने क्या करेंगे? 200 ml डिस्टिल वाटर डाल देंगे। ये 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर है, तो 100 ml ये रहा, और 100 ml और भर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि टोटल अपन ने डालना है 200 ml डिस्टिल वाटर। ये लो जी, 100 ml पहले डाला था, 200 ml अब डाल दिया, ठीक है। अब 200 ml डिस्टिल वाटर डाल दिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे? 10 ml ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड डाला जाएगा, H3PO4। ये लो जी, ये भी इसके अंदर डाल दिया। ये डालने के बाद इसमें डाला जाता है 4 से 5 बूंदे डीपीए की, डाइफिनाइल एमीन इंडिकेटर की, जो इंडिकेटर आप लोगों ने यूज किया डीपीए, डाइफिनाइल एमीन इंडिकेटर की। तो इसकी 4 से 5 बूंदे अपने डाल देंगे। अब इसका कलर कैसा हो गया देखो, ब्लू कलर हो गया ना, ठीक है। अब क्या होगा? अब कराएंगे इसकी एफएस के द्वारा टाइट्रेशन। कब तक कराएंगे? जबकि वॉयलेट ब्लू से इसका ग्रीन कलर ना हो जाए। जब इसका ग्रीन कलर हो जाए तो वहां पर अपनों ने रीडिंग नोट कर लेनी है कि अपने ब्लैंक रीडिंग कितनी आई है। तो चलो इसको करते हैं, साथ साथ में इसको हिलाते जाना ताकि इसके अंदर पूरा मिक्स होता रहे। जैसे इसका ग्रीन कलर आएगा वहीं पे अपनों ने इसको स्टॉप कर देना है टाइट्रेशन को। ब्लू कलर है, ग्रीन कलर आते ही इसको अपनों ने क्या कर देना है? ये देखो आने लग गया कलर, बस रोक दो, ठीक है। अब ग्रीन कलर आ गया। अब जो इसकी रीडिंग आएगी वो होगी आपकी ब्लैंक रीडिंग। तो इसकी रीडिंग कितनी आई है? 30 के पास आई है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लिख लेंगे, सॉरी चौक नहीं है यहाँ पे, तो अपने याद रख लेंगे कि ब्लैंक रीडिंग कितनी आई है? 30, क्योंकि कैलकुलेशन तो यहाँ पे करके नहीं देखो, आपको समझाना है, ठीक है। ये हो गया आपके ब्लैंक रीडिंग की कितनी आई है। तो ब्लैंक रीडिंग आपके आपकी है 30, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे साइड में शो भी हो रहेगा कि कितनी आई है आपकी ब्लैंक रीडिंग, 30 आई है। अब एक चीज इसको ध्यान से छोड़ना है अपने को, ये तो हो गया आपका ब्लैंक टाइट्रेशन, ठीक है, इधर, हाँ, ठीक है, ब्लैंक टाइट्रेशन हो गया। अब क्या होता है कि जब ब्लैंक रीडिंग होती है इसमें वेट तो करना नहीं है, इसका ग्रीन कलर आ गया, ये रीडिंग नोट कर ली, ये होगी आपकी ब्लैंक रीडिंग यानी बी। अब इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि ब्लैंक रीडिंग तो आएगी। अब अपने को क्या करना है? जिसका अपने आधे घंटे वेट करें। अब देखो ये वाला मैंने आपके सामने रखा था, ये तो इसको तो अभी आधा घंटा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने ये पहले करके रख रखा था। अब इसके अंदर डिकम्पोजिशन हो चुका है, इसका आधा घंटा हो चुका है। सर स्टूडेंट, बीच में से मेरे को वीडियो कट करनी पड़ी थी क्योंकि वो आधे घंटे का जो वेट करना होता है ना, वो दूसरे वाला था, वो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया था, ठीक है, इसलिए। तो अपने अब इसको आधा घंटा पूरा हो गया है क्योंकि बीच में मैंने वीडियो कट कर ली थी। देखो अब जो ब्लैंक रीडिंग वाला किया सेम प्रोसीजर इसमें करना है। अब इसमें क्या, उसमें क्या डाला था, मतलब सारा करने के बाद जितना इसमें प्रोसेस की उतनी इसमें प्रोसेस करने के बाद उसमें डाला था अपने 200 ml डिस्टिल वाटर। तो 200 ml अपने इसमें डिस्टिल वाटर डाल देते हैं। ये लो जी 100 ml ये रहा, और 100 ml और ले लेते हैं। ये लो 100 ml और ले लिया अपन ने। तो 200 ml इसमें हो गया आपका डिस्टिल वाटर। और अब इसमें क्या डालना होता है? 10 ml ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। तो 10 ml इसमें डाल देंगे अपने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये लो जी 10 ml इसमें डाल दिया अपनों ने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब कई बार देखो थोड़े बहुत जैसे ना, कई बार सोयल कम ज्यादा हो जाती है कई बार, या सोयल के अंदर कोई और चीज मिक्स हुई हो जाती है, तो थोड़ी बहुत रीडिंग का ऊपर नीचे हो जाता है, वो दिक्कत नहीं है। बट आपको प्रोसीजर याद रखना है कि किस प्रकार से अपने करते हैं, ठीक है। रीडिंग कम ज्यादा आ जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार जैसे मान लो मैंने जो सोयल लिया, क्या पता वो अलग हो, उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा हो कम हो, उसका कोई पता नहीं है। अब इसका कलर कैसा हो गया? वॉयलेट ब्लू कलर हो गया। अब अपने क्या करेंगे? एफएस से टाइट्रेशन कराएंगे, तो एफएस के अंदर भर लिया जाएंगे, जितना भरा जाएगा उतना भर लेते हैं, उतना माइनस कर देंगे ना अपने। जैसे उसकी रीडिंग आई थी
अभी मैं 1 सेकंड रुको, इसमें मैं भर के ले आता हूँ, इसको पूरा फिल कर लेते हैं। चलो जी, इसको एफएस को इसमें फिल कर ही देते हैं पूरा, ताकि आपको भी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए। और ये लो, किस्मत भी है पूरा 0 पे गया है। ठीक है, ये हो गया आपका एफएस में भर दिया। अब इसके अंदर इसकी टाइट्रेशन करवा लेते हैं। और टाइट्रेशन कब तक करवाते हैं? जब तक इसका कलर कैसा ना हो जाए, ग्रीन कलर ना हो जाए वायलेट ब्लू से। और साथ साथ में इसको हिलाते रहना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो। और एक चीज हमेशा ही, ब्लैक रीडिंग क्या होती है? हमेशा ज्यादा, और एक्चुअल जो रीडिंग होती है यानी सैंपल रीडिंग होती है वो क्या होती है? कम होती है। ये लो जी, ग्रीन कलर आ गया। आते ही अपनों ने इसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो ये अपनों ने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। जैसे इसका कलर कैसा आया? ग्रीन कलर आया। तो ये अपने पास क्या आ गई? सैंपल रीडिंग। तो पहले जो ब्लैक रीडिंग थी, शायद मैंने आपको 30 बता दी थी, वो गलत थी, क्योंकि ये देखो इसमें ना कि जैसे एक जगह ना इसका कट सा लगा हुआ था तो ध्यान नहीं दिया था। वो आपकी थी जो ब्लैक रीडिंग आई थी वो कितनी थी? 36 थी। और ये आपकी जो सैंपल रीडिंग आई है, ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, 34.5 आई है। तो अब आपकी ब्लैक रीडिंग तो कितनी है? 36। और ये कितनी है? 34.5। और एक चीज, अब देखो ये तो क्या है? सैंपल रीडिंग कितनी आई है? 34.5 आई है। ये कौन सी है? ब्लैक रीडिंग, जो कितनी आई है? 36 आई है। तो ब्लैक रीडिंग ज्यादा है, सैंपल रीडिंग कम है। अब उसका कारण क्या है? जैसे अपने कई बार प्रैक्टिकल लेने आते हैं जो टीचर, वो पूछ लेते हैं कि ब्लैक रीडिंग ज्यादा क्यों आती है? ब्लैक रीडिंग ज्यादा इसलिए आती है क्योंकि इसके अंदर सोल यूज नहीं की जाती है। तो पूरा का पूरा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है वो बचा रह जाता है। तो पूरा का यदि इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये ज्यादा यूज होएगा। इसीलिए हमेशा ही जो ब्लैक रीडिंग है वो ज्यादा आती है, एक्चुअल रीडिंग कम आती है। ये हो गया आपका सारा डाटा। अब इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके शो हो जाएगा कि ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मूला क्या होता है। 1 सेकंड के मैं ले आता हूँ चौक, पर नहीं होएगा यहाँ पे, उधर वाली साइड पड़ा है। ठीक है, मैं वैसे बता देता हूँ, यहाँ पे शो कर देंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो ऐड कर दूंगा मैं। इसका फॉर्मूला होता है बी माइनस ए इंटू 0.003 इंटू में 100, क्योंकि परसेंट में है, इंटू में 100 डिवाइड बाई 2 इंटू वेट ऑफ सोइल। ये इसका फॉर्मूला होता है क्या? बी माइनस ए इंटू 0.003 इंटू 100 डिवाइड बाई में 2 इंटू वेट ऑफ सोइल। अब बी क्या है? ब्लैक रीडिंग, और ए क्या है? एक्चुअल रीडिंग है। ठीक है, और वेट ऑफ सोइल कितना है? 1 ग्राम लेते हैं। तो बी ब्लैक रीडिंग कितनी है? आपकी 36। ए मतलब एक्चुअल रीडिंग कितनी आई है? 34.5। तो 36 में से 34.5 निकालेंगे तो कितना रह जाएगा? 1.5 आ जाएगा। 1.5 को 0.003 से मल्टीप्लाई करके फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर डिवाइड में 2 इंटू 1 था तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जितना आपका आता है वो हो जाता है आपका ऑर्गेनिक कार्बन। अब जो अपनों ने निकाला वो क्या है? फॉर्मूला ऑर्गेनिक कार्बन का होता है। और ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मूला क्या होता है? आपने बेमलेन फैक्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर अपने लिखते हैं ऑर्गेनिक मैटर इज इक्वल टू OC इंटू 1.724। ठीक है, जिसको अपने बेमलेन फैक्टर बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर इज इक्वल टू 1.7 OC इंटू 1.724। तो जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, बी माइनस ए इंटू 0.003 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू वेट ऑफ सोइल, वो तो है ऑर्गेनिक कार्बन। तो जितना वो वैल्यू आती है वो तो OC की जगह रख देंगे। ठीक है, उसको 1.724 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा। तो ये आपका सीधा सा प्रैक्टिकल था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सिद्धांत मैंने बताया था, प्रोसीजर समझना है बस, कि इसके अंदर क्या करते हैं? 1 ग्राम मिट्टी लेते हैं 500 ml की कॉनिकल फ्लास्क में, फिर इसमें 10 ml ऑर्थो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन डाला जाता है, 20 ml इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं। उसके बाद में इसमें 200 ml डिस्टिल वाटर डालते हैं, 10 ml ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, 4 से 5 बूंद DPA की, और फिर FAS के द्वारा टाइट्रेशन करा लेते हैं। जो रीडिंग आती है उसको नोट कर लेते हैं, वो आपकी सैंपल रीडिंग होती है। ब्लैक रीडिंग भी सेम ही करते हैं, बस उसके अंदर सोइल का यूज नहीं होता है, और ब्लैक रीडिंग हमेशा ज्यादा आती है। फिर उसके बाद में फॉर्मूला लगवाना है और उसका आंसर आ जाएगा। और रिजल्ट में अपने लिख देंगे कि दिए गए मृदा नमूने में इतने % के आपके ऑर्गेनिक मैटर था। तो ये आपका फॉर्मूला था। आई होप कि आप सभी को ये प्रैक्टिकल अच्छा लगेगा। तो जितने भी स्टूडेंट आपके कॉन्टैक्ट के अंदर है एग्रीकल्चर वाले, उनको शेयर कर देना वीडियो। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो, जहाँ पर नोट्स, गेस्ट पेपर सारा कुछ आता है। ये तो है बॉयज का। गर्ल्स के लिए आप मेरे को
मैसेज कर सकते हो, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया है वो बॉयज़ का है सिर्फ, गर्ल्स का अलग से ग्रुप बना हुआ है, वो प्राइवेसी है उसके अंदर पूरी। तो इसके लिए आप 9784827760 पे मेरे को आप मैसेज करके अपने डिटेल भेज देना, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आप कौन से कॉलेज से और कौन से ईयर के अंदर हो, फिर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा पूरी डिटेल मिलने के बाद, ठीक है। और यदि अभी तक आपने मुकेश सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुकेश सर का इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसको फॉलो जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट भी कर देना, ठीक है जी। और जितने भी आपके एग्रीकल्चर स्टूडेंट जानकार हो सभी को शेयर कर देना। थैंक यू।